गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाँ, अब तक हम लोगों ने केमिस्ट्री पढ़ी थी, सॉइल केमिस्ट्री, और आज से हम लोग केमिस्ट्री के साथ एग्रीकल्चर भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो केमिस्ट्री के साथ साथ एग्रीकल्चर भी मैं ही पढ़ाऊँगी। सो एग्रीकल्चर के बारे में हम आज पहली क्लास हैं, तो ज़्यादा हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम एग्रीकल्चर में बात करें तो डेफिनेशंस हुई, देन उसके बाद कौन सी भाषा से लिया गया है, इसके अंदर कौन कौन से बाकी जो ब्रांचेस आती हैं, तो ये सब हम लोगों ने 11th में डिस्कस कर लिया था। तो आई डोंट थिंक कि यहाँ हमें उसकी ज़रूरत है। तो हम यहाँ अगर सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं, तो आज का टॉपिक है क्षरण या इरोजन। क्षरण या इरोजन या फिर कहते हैं अपर्दन। तो अपर्दन किसको कहते हैं या क्षरण किसे कहते हैं? जो मृदा होती है, जब मृदा किसी फिजिकल पावर के कारण अपने स्थान से हटकर किसी दूसरे स्थान पर चली जाती है तो इसको कहते हैं अपर्दन। कैसे? जैसे ये हमारा खेत है, ठीक है, तो खेत से जो मिट्टी है वो चाहे जल की सहायता से या वायु की सहायता से मृदा के कण हटकर दूसरी जगह पे चले जाते हैं, तो दूसरी जगह पे जाने वाली यह क्रिया अपर्दन कहलाती है। क्या कहलाती है? अपर्दन या क्षरण कहलाती है। अब अपर्दन और क्षरण समझ में आ गया। डेफिनेशन क्या होगी कि मृदा कणों का भौतिक फोर्स के द्वारा, फिजिकल पावर के द्वारा एक स्थान से हटकर दूसरे स्थान पर जाना क्या कहलाता है? मृदा अपर्दन कहलाता है। अब मृदा अपर्दन की बात करें तो यह भी दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? पहला होता है प्राकृतिक क्षरण, यानी प्रकृति के माध्यम से जो होगा, जो लगातार चलता रहता है। मृदा निर्माण की जो प्रक्रिया होती है, यानी चट्टानें टूटने के बाद, हमें थोड़ी थोड़ी केमिस्ट्री आ जाती है बीच बीच में। जो चट्टानें टूटने के बाद में क्या हुआ? मिट्टी बनी, मिट्टी भी बाद में टूट कर दूसरी जगह गई, वहाँ जाकर जमी, वहाँ पर उसने नई मिट्टी का निर्माण किया। तो ये सब चीज़ें क्या होती है? प्राकृतिक रूप से होती है, इसमें हमारा कोई हाथ नहीं होता। तो ये जो क्रिया प्राकृतिक रूप से होती है, इसको कहते हैं प्राकृतिक क्षरण। जो देखा जाए ज़्यादा हानिकारक नहीं होता और इसको हम रोक भी नहीं सकते, बिकॉज ये क्या होता है? मृदा निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेता है। जो हानिकारक होता है वो होता है त्वरित क्षरण या फिर कृत्रिम क्षरण। दूसरा होता है, एक होता है प्राकृतिक क्षरण जो प्रकृति के द्वारा होता है, ठीक है। दूसरा होता है कृत्रिम या त्वरित क्षरण जो हमारे या किसी कृत्रिम रूप से होता है। तो वो क्षरण क्या कहलाता है? त्वरित या कृत्रिम क्षरण। कैसे? जैसे अपन ने क्या किया? मृदा की जुताई की, जुताई करने के बाद क्या हुआ? मृदा की जो सतह थी वो क्या हो गई? ढीली हो गई ना। बस अगर जमी रहती है तो मृदा के कण क्या होते हैं? आपस में बहुत टाइटली चिपके होते हैं। जैसे आपने क्या किया? मृदा में हल चलाया, हल चलाने के बाद क्या होती है? मृदा नीचे की ऊपर, ऊपर की नीचे आती है, तो मृदा क्या होती है? ढीली हो जाती है, मृदा कण दूर दूर हो जाते हैं, जिसके कारण वो क्या होते हैं? आसानी से जब वायु के संपर्क में आएंगे या जल के संपर्क में आएंगे तो आसानी से अपने स्थान से हटकर दूसरे स्थान पर चले जाएंगे। दूसरा क्या हुआ कि जिन एरियाज पे क्या थी? घास थी, वनस्पति थी, उनकी जड़ों के द्वारा जो मृदा थी वो कटकर बाहर नहीं जा रही थी, पर अपन ने क्या किया? वहाँ से उस वनस्पति को हटा दिया, जिससे क्या हुआ? सोइल कैसी हो गई? डायरेक्ट सीधे किसके संपर्क में आने लगी? वायु और जल के संपर्क में आने लगी, जिससे क्या हुआ? आसानी से टूटकर वहाँ से जाने लगी। यानी कृत्रिम रूप से कैसे? जैसे पशुओं को चराकर हम लोगों ने वहाँ से वनस्पति हटा दी या मृदा को ढीला कर दिया हकाई जुताई करके, तो उसके द्वारा जो क्षरण होता है वो क्या कहलाता है? त्वरित या कृत्रिम क्षरण। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटी सी चीज़ है। प्राकृतिक क्षरण में क्या होगा कि प्रकृति के माध्यम से जो क्षरण होंगे वो क्या कहलाएंगे? प्राकृतिक क्षरण। और दूसरा होता है कृत्रिम क्षरण जो हमारे द्वारा होते हैं, यानी मृदा में हम लोगों ने क्या किया? कुछ क्रियाएं की, जिससे क्या हुआ? मृदा संरचना ढीली हो गई, और ढीली होने के बाद वो वहाँ से टूटकर आसानी से दूसरी जगह पर चली गई, तो उसको कहते हैं कृत्रिम या त्वरित क्षरण। ठीक है, अब बात करें क्षरण की फिजिकल पावर की, तो जो क्षरण होता है वो दो प्रकार से होता है। पहला होता है जल के द्वारा और दूसरा होता है वायु के द्वारा। यानी जब क्षरण की क्रिया जल के माध्यम से होगी,
यानी मृदा कणों को जल अपने साथ बहाकर दूसरे स्थान पे लेके जाएगा तो उसको कहेंगे जल क्षरण। ठीक है। दूसरा, जब जल क्षरण की क्रिया वायु के माध्यम से होगी, यानी वायु के साथ मृदा कण अपने स्थान से हटकर दूसरे स्थान पर जाएंगे तो उसको क्या कहेंगे, वायु क्षरण। ठीक है। अब पहले बात करते हैं हम जल क्षरण की। तो जल क्षरण की बात करें तो जल क्षरण 4 प्रकार के होते हैं, यानी जो जल के द्वारा क्षरण होता है वो एक तरह से नहीं होता, 4 अलग अलग तरीके से होता है। पहला होता है बौछार क्षरण। पहला होता है बौछार क्षरण। ठीक है। बौछार क्षरण हम सब लोगों ने देखा होगा कि अगर कोई घर है उसके जस्ट बाहर मिट्टी है तो बारिश आने के बाद क्या होगा, आप लोगों ने देखा होगा कि जो वो घर है उसकी दीवार पे यहाँ पर क्या होंगे, मतलब इतनी दूरी पे या इतनी दूरी पे क्या होते हैं, मृदा कण चिपके हुए होते हैं ना, नीचे से वो मिट्टी क्या होती है उसके ऊपर जाकर चिपक जाती है। ठीक है। वही होता है बौछार क्षरण। मतलब अगर देखा जाए टेक्निकली तरीके से कहा जाए तो इसमें क्या होगा कि जब बारिश की बूंदें मृदा कण के संपर्क में आती है, मृदा पे दबाव डालती है तो मृदा कण अपने स्थान से हटकर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। तो इस क्षरण को क्या कहते हैं, बौछार क्षरण। समझ में आया कि इसमें क्या होगा कि जब बारिश की बूंदें मृदा कण पर दबाव डालती है या उसके डायरेक्ट संपर्क में आती है तीव्र गति से तो यहाँ पर उपस्थित मृदा कण हटकर दूसरे स्थान पर चले जाएंगे। ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे, इस क्षरण को क्या कहा जाएगा, बौछार क्षरण। और ये क्षरण सबसे ज़्यादा पाया जाता है ना, जैसे बारिश होती है तो नीचे वाला जो इतना एरिया होता है वो क्या होता है, नीचे से मिट्टी आके चिपक जाती है, नीचे की मिट्टी उस पर आके चिपक जाती है ना, तो उसको कहते हैं बौछार क्षरण। ठीक है। इसमें दूसरा क्षरण होता है परत क्षरण। अगर परत क्षरण की बात करें तो जो परत क्षरण होता है वो सबसे हानिकारक क्षरण माना जाता है, यानी जल क्षरण में जितने भी क्षरण होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा हानिकारक कौन सा क्षरण माना जाता है, परत क्षरण। इसमें क्या होगा कि जब आपने क्या होगा, ये खेत है, खेत में से जब पानी बाहर जा रहा है तो आपने देखा होगा वो पानी क्या होता है, गंदा, मतलब मिट्टी, उसमें साथ में मिट्टी होती है ना, गंदा पानी बाहर जा रहा होता है तो वो जो गंदा पानी है वही क्या कहलाता है, परत क्षरण। कैसे कि इस क्षरण में क्या होगा, टेक्निकल भाषा में कहा जाए तो इस क्षरण में क्या होगा कि जो मृदा की ऊपरी जो उपजाऊ सतह है वो पानी के साथ बहकर बाहर निकल जाती है या वहाँ से चली जाती है। इसी वजह से वो क्या होता है, दिखता तो नहीं है कि परत जा रही है पर उस मिट्टी के साथ जो गंदे पानी है उसके साथ साथ जो उपजाऊ जो मृदा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पोषक तत्व तो कौन से सतह पर पाए जाते हैं, ऊपर वाली सतह पर, और ऊपर वाली सतह अगर बहकर चली गई है तो मृदा में क्या हुआ, पोषक तत्वों की नीचे वाली सतह में तो कमी हो जाती है। इसलिए ये क्या होता है, क्षरण सबसे हानिकारक माना जाता है। इसमें क्या कहा है कि मृदा की ऊपरी सतह क्या होगी, पानी के साथ बहकर दूसरे स्थान पर चली जाएगी तो उसको क्या कहेंगे, परत क्षरण। ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड क्षरण की, जिसको कहते हैं हम रील क्षरण। जल क्षरण में तीसरा क्षरण है रील क्षरण। रील क्षरण में क्या कहा गया है कि आपका जो खेत है, खेत में से पानी जब छोटी छोटी नालियां बनाकर बाहर निकलता है, देखा होगा ना बारिश में जब खेत में पानी भर जाता है तो पानी कैसे निकलता है, छोटी छोटी नालियां बनाकर बाहर निकल जाता है। जो ये नालियां जब हम कृषि क्रियाएं करते हैं यानी हकाई जुताई करते हैं तो उसके बाद वो क्या होगी, समाप्त हो जाती है। हकाई जुताई करने के बाद वो कैसे हो जाएगी, वहाँ से हट जाएगी। तो इस क्षरण को क्या कहा जाता है, रील क्षरण कहा जाता है। क्या कहा गया है कि जब क्षेत्र से पानी छोटी छोटी नालियों बनाकर बाहर निकलता है और ये नालियाँ कृषि क्रियाओं के द्वारा बाद में समाप्त कर दी जाती है तो इस क्षरण को क्या कहा जाता है, रील क्षरण कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट होता है चौथा या अवनालिका क्षरण। अवनालिका क्षरण में क्या कहा गया है कि इस क्षरण में क्या होता है, जो अब तक छोटी छोटी नालियां बन के बाहर निकल गई थी
अब इन छोटी नालियों को क्या किया, ये तो अपना खेत था, इस वजह से जैसे बारिश का मौसम निकला, अभी खरीफ वाला मौसम निकला जिसमें नालियाँ बनी, और निकलने के बाद क्या हुआ, अपन ने इस पर हकाई जुताई कर दी, और हकाई जुताई करने के बाद ये क्या हो गई, खत्म हो गई, और वापस से खेती करने लगे। पर उन क्षेत्रों में जहाँ पर क्या होता है, हकाई जुताई नहीं की जा रही, यानी ऐसे क्षेत्र जहाँ पर कुछ काम नहीं किया जा रहा, फालतू पड़ा हुआ है, वहाँ पर बाद में क्या होता है, ये जो छोटी छोटी नालियाँ हैं वो लगातार पानी के संपर्क में आने पर, या जहाँ से बहुत ज़्यादा फ्लो में पानी निकल रहा है, ये क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है, यानी इतनी गहरी हो जाती है कि इनको बाद में अगर हम कृषि क्रियाएँ करें, हकाई जुताई करें या कुछ भी करें, फिर भी इनको नष्ट नहीं किया जा सकता। क्या कहलाती है, अवनालिका शरण। ठीक है, यानी ऐसा शरण जिसके अंदर जो नालियों की जो वो है ना, लंबाई चौड़ाई इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, या ये जो ऋल शरण है ये इसका उग्र रूप है, जिसमें जो नालियाँ होती है वो बहुत ज़्यादा गहरी और चौड़ी बन जाती है, जिसको बाद में कृषि क्रियाओं के माध्यम से नष्ट नहीं किया जा सकता। क्या कहलाता है, अवनालिका शरण कहलाता है, जो धीरे धीरे बाद में क्या होता है, बहुत बड़ी नालियों के रूप में बदल जाता है। क्या होगा, अवनालिका शरण कहलाता है। सर समझ में आ गया। जल शरण में जल के माध्यम से जो शरण हो रहा था क्या कहलाता है, जल शरण कहलाता है। अब जल शरण में भी पहला कौन सा था, बौछार शरण, दूसरा था परत शरण, और तीसरा क्या था अपना, रील शरण। और जब यही रील जब बड़ी बन जाती है तो उसको कहेंगे अवनालिका शरण। यहाँ तक चीजें क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं हम वायु शरण की। वायु शरण में क्या होगा, जब वायु के माध्यम से मृदा कण अपने स्थान से हटकर दूसरे स्थान पर चले जाएंगे तो उसको क्या कहा जाएगा, वायु शरण कहा जाएगा। वायु शरण को भी 3 भागों में बांटा गया। मृदा कणों के आकार के आधार पर इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला होता है निलंबन। पहले की बात करें तो इसमें होगा निलंबन। ठीक है, निलंबन में क्या होगा कि जब जो मृदा कण होते हैं जिनका आकार कितना होता है 0.1 से 0.5, यानी 0.5 से भी कम ही माने जाते हैं, यानी बहुत ज़्यादा महीन जो मृदा कण होंगे वो वायु के साथ क्या होते हैं, अपने स्थान से हटकर हजारों किलोमीटर दूर तक चले जाते हैं। क्या कहलाता है, निलंबन शरण कहलाता है। अगर निलंबन शरण की बात करें तो लगभग 50 से 75% जो वायु शरण है वो इसी शरण के माध्यम से होता है, यानी ये इसमें सबसे ज़्यादा हानिकारक माना जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब आंधियाँ चलती है तो आंधियों में उसमें क्या होता है, हवा के साथ साथ मिट्टी के कण भी होते हैं ना, जो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर वायुमंडल में बहुत ज़्यादा ऊंचाई तक भी चले जाते हैं। तो वो जो आंधियों के साथ जो महीन मिट्टी के कण आते हैं वही शरण क्या कहलाता है, निलंबन कहलाता है। ठीक है, निलंबन में उनके कणों का आकार कितना होगा 0.1 से 0.5, यानी इससे भी जो कम जो मृदा कण पाए जाएंगे उसका जो शरण होगा वो क्या कहलाएगा, निलंबन कहलाएगा। ठीक है, यहाँ तक चीजें समझ में आई। नेक्स्ट अगर बात करते हैं वायु शरण की तो हम उसमें बात करेंगे हम सतह सर्पण की। किसकी बात करेंगे, सतह सर्पण की। अगर सतह सर्पण के बारे में क्या कहा गया है, सतह सर्पण के बारे में क्या कहा गया है कि वह मृदा कण जो आकार में थोड़े मोटे होते हैं, क्या होते हैं, आकार में थोड़े मोटे होते हैं, वो वायु के द्वारा उठ नहीं पाते परंतु वो अपने स्थान से लुढ़कते हुए दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। इसको क्या कहा जाता है, सतह सर्पण। यानी इसमें क्या कहा गया है, यानी वह मृदा कण जो क्या होते हैं, आकार में बड़े होते हैं, जिसके कितने लगभग 0.5 से बड़े आकार वाले जो मृदा कण होते हैं जो वायु के माध्यम से उठ नहीं पाते हैं, उसको क्या कहा उसको क्या कहा जाता है, सतह सर्पण। इसमें क्या होता है, जो मृदा कण होते हैं वो ऊपर तो नहीं उठ पाते परंतु अपने स्थान से लुढ़क कर दूसरे स्थान तक चले जाते हैं, इसको कहा जाता है सतह सर्पण। तीसरा होता है उछलन। उछलन, इसमें क्या होते हैं, यानी ऐसे मृदा कण जिनका आकार 0.5 से ज़्यादा होता है पर इनसे कम होता है, यानी ये 0.5 है तो थोड़ा सा नीचे, इनके बीच में जो मृदा कण पाए जाएंगे वो क्या कहलाएंगे, उनका जो शरण होगा वो क्या कहलाएगा, उछलन कहलाएगा। उछलन के लिए क्या कहा गया है
ये क्रिया आप लोगों ने रेगिस्तान में ज़्यादा देखी होगी कि उसमें क्या होते हैं, गर्मियों में जब वायु चलती है तो जो टीले होते हैं पहले यहाँ बनते हैं, फिर कुछ दूरी पे जाके यहाँ बन जाते हैं और देन कुछ दूरी पे जाके यहाँ बन जाते हैं। तो इसमें भी सेम प्रक्रिया होगी। इसके लिए क्या कहा गया कि जो मृदा कण होते हैं वो अपने आकार के कारण जैसे उन पर वायु का प्रभाव पड़ता है तो वो अपने स्थान से उठकर दूसरे स्थान पर जाके गिर जाते हैं। ठीक है, जैसे बौछार क्षण में हो रहा था, अपने स्थान से उठकर दूसरे स्थान पर जाके गिर जाते हैं और दूसरे स्थान पर फिर जब वायु के संपर्क में आएंगे, यानी जब वायु का दबाव बढ़ेगा तो वो फिर अपने स्थान से उठकर दूसरे स्थान पर जाके गिर जाते हैं। और यही प्रक्रिया क्या कहलाएगी, उछलन कहलाएगी। सरण की यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, उछलन कहलाती है। तो समझ में आया। निलंबन यानी जब बहुत महीन कण जो हजारों किलोमीटर दूर तक चले जाते हैं, ऊपरी वायुमंडल तक भी पाए जाते हैं, क्या कहलाते हैं, निलंबन। सतह दर्पण यानी मोटे हैं, जिसके कारण क्या होता है वो वायु के माध्यम से उठ तो नहीं पाते परंतु सतह पर लुढ़कते हुए दूसरे स्थान तक पहुंच जाते हैं कैसे भी ना कैसे करके, तो उसको कहते हैं सतह दर्पण। थर्ड होता है उछलन। इसमें ये बीच में होता है, यानी ये इनका आकार क्या होता है, इसकी अपेक्षा कम होता है पर इनकी अपेक्षा ज़्यादा होता है। इस वजह से जैसे ही इन पर क्या होता है, इन कणों पर वायु का प्रभाव पड़ता है, प्रभाव पड़ने के बाद वो अपने स्थान से हटकर दूसरे स्थान पर जाके गिरते हैं, फिर वहाँ पड़ता है दूसरे स्थान से तीसरे स्थान पर जाके गिर जाते हैं। इस प्रकार जो क्षरण होता है वो कहलाता है उछलन। ठीक है, तो जल क्षरण और वायु क्षरण समझ में आया। और ये कितने प्रकार का होता है।